हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की बुक का जो अध्याय है जिसका नाम है हमारे आसपास की सामग्री। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हर बार की तरह लास्ट में हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम लोग हर बार की तरह परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाओं में पहला वर्ड जो है वो है सामग्री, यानी मटेरियल क्या होता है। तो परिभाषा इसकी वो है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, सामग्री कहलाता है। चाहे वो कागज का हो, लकड़ी का हो, कांच का हो, धातु का हो या प्लास्टिक का हो। फिर देखिए, द्रव्य किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कि जल, तेल, हवा, कप, ये सभी क्या है, स्थान घेरते हैं और इनमें द्रव्यमान होता है। तो ये द्रव्य के अंतर्गत आएगा। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है द्रव्यमान की, यानी मास किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा, जैसे कि ग्राम में हो या किलोग्राम में हो, इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। आयतन किसे कहेंगे, वॉल्यूम किसे कहेंगे। तो द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान, जैसे कि मिलीलीटर या लीटर, इन सबको बोलते हैं आयतन। वर्गीकरण क्या है, वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाता है। यानी वर्गीकरण क्या है कि वस्तुओं को समूहों में विभाजित करने की एक विधि होती है जिसमें वस्तुओं को उनको समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जाता है। इसको बोलते हैं वर्गीकरण। जैसे कि आपके पास में बॉल, यानी क्रिकेट वाली बॉल या फुटबॉल, और साथ ही साथ आपको बैडमिंटन दे दिए जाए और इनको बोला जाए कि इनको अलग अलग वर्गीकरण कर दीजिए इनका। तो आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पे फुटबॉल है वो सब एक लाइन में रखेंगे, बॉल को एक लाइन में रखेंगे, और आप लोग इसको बैडमिंटन को एक लाइन में रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इन चीज़ों का क्या किया, वर्गीकरण किया है, जहाँ पर आपने उनको समान गुणों के आधार पर विभाजित किया है। यानी जो चीज़ें एक जैसी हैं उनको एक रो में रखा है। फिर देखिए, शब्द है आपका द्युतिमय। क्या होता है, तो जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है, जैसे कि जो भी धातुएं होती हैं, जैसे कि सोना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इन सबकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है। तो इसको बोलते हैं द्युतिमय। द्युतिहीन क्या होता है, तो जिन सामग्रियों की सतह चमकदार नहीं होती है, जैसे कि कागज है, लकड़ी है, रबर है और जूट है, ये सब क्या है, द्युतिहीन होते हैं क्योंकि इनमें कोई चमक नहीं होती है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, आपने सुना होगा। जिन सामग्रियों के आर पार आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उनको पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कि कांच है, जल है, हवा है, सेलोफेन कागज है, इन सब के आर पार आप आसानी से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। पारभासी क्या है, तो जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यानी हल्का धुंधला दिखाई देगा उसमें, जैसे कि बटर पेपर या फ्रॉस्टेड कागज, यानी इन चीज़ों के आर पार आप देख सकते हैं लेकिन हल्का हल्का धुंधला दिखता है, तो इनको पारभासी कहेंगे। या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, पारदर्शी का मतलब है जिन चीज़ों से जो आपका रोशनी है, सूर्य की किरण है, वो आसानी से आर पार निकल जाती है, उसको पारदर्शी बोलेंगे। और जिन चीज़ों में वस्तुओं में सूर्य की किरण इतनी आसानी से नहीं निकल पाती है, हल्का हल्का प्रकाश जो है वो आपको उस साइड में दिखाई देगा, उनको पारभासी बोलेंगे। अगला है अपारदर्शी। क्या होता है, तो जिन सामग्रियों के आर पार बिल्कुल देखा नहीं जा सकता, जैसे कि लकड़ी हो गई, गत्ता हो गया, धातुएं हो गई, इनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इनके आर पार बिल्कुल भी रोशनी नहीं जा सकती, तो इनको अपारदर्शी कहते हैं। तो तीन अवस्थाएं होती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी में जो रोशनी है वो आर पार निकल जाती है, आप आसानी से देख सकते हैं। अपारदर्शी में रोशनी बिल्कुल भी एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाती है, इनमें आप आर पार नहीं देख सकते। और जो पारभासी होते हैं उनमें कुछ कुछ रोशनी का जो अंश है वो आप एक साइड से दूसरी साइड में देख सकते हैं, यानी धुंधला दिखाई देगा। तो इस तरीके से तीन अवस्थाएं होती हैं। फिर देखिए, लिखा हुआ है घुलनशील। क्या होता है, तो जो सामग्री जल में पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं या फिर घुल जाती हैं उनको घुलनशील बोलते हैं। जैसे कि चीनी है, नमक है, इसको आप पानी में घोलेंगे तो इनके कण पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं।
तो इसको बोलेंगे घुलनशील। फिर देखिए अघुलनशील क्या है, तो जो सामग्री जल में घुलती नहीं है, जैसे कि रेत है, चॉक पाउडर है, लकड़ी का बुरादा है, इनको आप कितना भी मिलाते रहिए लेकिन ये ऐसे ही आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई देते रहेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी अघुलनशील के अंतर्गत। फिर देखिए शब्द है कठोर, क्या होता है, तो जिन सामग्रियों को दबाने या खरोचना कठिन होता है, जैसे पत्थर, लोहा, ईंट, यानी इसको आप दबा नहीं सकते या खरोच नहीं सकते हैं। फिर देखिए नरम क्या होगा, तो जिन सामग्रियों को आप आसानी से दबोच सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं या खरोच सकते हैं, जैसे कि रबड़ हो गया, स्पंज हो गया, मोमबत्ती हो गया, इनको आप आसानी से दबाया जा सकता है या इनको खरोचा जा सकता है, तो ये नरम के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर देखिए सामग्रियों के विभिन्न गुण, तो गुण क्या है, पहला है द्युतिमय या द्युतिहीन। चमकदार उदाहरण में क्या है, तो सोना, तांबा, लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम। उसके बाद आएगा अन्य उदाहरण में, तो कागज, लकड़ी, रबर, जूट, ये सब क्या है, द्युतिहीन है। कठोर और नरम, तो चमकदार उदाहरण के क्या है, लोहा, पत्थर, हीरा, ये कठोर होगा, ये चमकदार के अंतर्गत आएगा। अन्य उदाहरण में क्या है, तो रबर, स्पंज, जो नरम होगा, रबर स्पंज से कठोर पर लोहे से नरम। तो यहाँ पर जो रबड़ है वो क्या है, स्पंज से तो कठोर है लेकिन ये लोहे से क्या होगी, नरम होगी। फिर देखिए पारदर्शी और पारभासी और अपारदर्शी, तो चमकदार उदाहरण के अंतर्गत क्या आ गया, कांच, जल और हवा। हवा कैसी है, पारदर्शी है। फिर बटर पेपर किस में आएगा, पारभासी में आएगा। लकड़ी और धातु किस में आएंगी, अपारदर्शी में आएंगी, यानी इनके आर पार आप आसानी से, यानी आप इनके आर पार देख ही नहीं सकते, आसानी से क्या आप देख ही नहीं सकते। फिर लिखा है घुलनशील और अघुलनशील क्या है, तो चीनी, नमक, ये जल में क्या है, घुलनशील है। अघुलनशील तो रेत, चौक, बुरादा, ये सब क्या है, अघुलनशील है। उसके बाद पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी, तो श्रेणियां लिखी हैं। पारदर्शी के अंतर्गत परिभाषा क्या है, आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण क्या है, कांच, जल, हवा, सेलोफेन कागज का और कांच की खिड़की। फिर पारभासी के अंतर्गत क्या आएगा, आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, जैसे कि बटर पेपर हो गया या फ्रॉस्टेड कांच हो गया। उसके बाद पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी यानी कि आप आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे कि लकड़ी हो गई, गत्ता हो गया, धातु हो गई, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा की टिप क्या है, तो वायु और हवा क्या है, ये पारदर्शी है, इसके आर पार आप देख सकते हैं। लकड़ी का दरवाजा क्या है, तो अपारदर्शी है। और फ्रॉस्टेड कागज क्या है, तो ये आपका पारभासी है, यानी इसके आर पार धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा। फिर लिखा है जल में घुलनशील, तो सामग्री क्या है, चीनी, जल में व्यवहार क्या है, तो पूरी तरह ये घुल जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। कारण क्या है कि जल में ये घुलनशील है। नमक भी पूरी तरह घुल जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, जल में ये घुलनशील है। चॉक पाउडर क्या है, तो ये पानी में नहीं घुलेगा, तली में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ये जल में क्या है, अघुलनशील है। फिर रेत क्या है, ये भी जल में नहीं घुलती है, तली में बैठ जाती है, ये भी जल में अघुलनशील है। लकड़ी का बुरादा नहीं घुलेगा, ऊपर तैरता रहेगा, ये जल में क्या है, अघुलनशील है। फिर ऑक्सीजन क्या है, तो ये जल में घुल जाती है, जलीय जंतुओं के लिए जरूरी होती है। तेल क्या है, तेल के साथ मिश्रित नहीं, जल के साथ ये मिश्रित नहीं होता। अगर आप पानी में तेल की कुछ बूंदें डालेंगे तो देखेंगे वो ऊपर ही ऊपर शाइन करती रहेंगी, अलग परत इनकी बन जाती है। फिर देखिए द्रव्य यानी द्रव्यमान और आयतन, तो अवधारणा क्या है, अवधारणा के अंतर्गत है द्रव्य, विवरण क्या है, जो स्थान घेरते हैं और द्रव्यमान रखते हैं। फिर उदाहरण क्या है, तो जल है, रेत है, कप है, हवा है, सभी द्रव्य जो है वो सब क्या करते हैं, स्थान घेरते, द्रव्यमान रखते हैं। द्रव्यमान हमने बताया था, वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा, जैसे ग्राम में या किलोग्राम में। 7 kg में लिखें तो 7 kgs, यानी अगर आप 7 किलो लिखेंगे तो 7 kg लिखेंगे, ना कि kgs, हमने आपको बताया था, इनके प्लूरल नहीं बनते हैं। फिर देखिए आयतन क्या होता है, तो द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान, ml में यानी मिलीलीटर में, लीटर में। से आप लोग पानी की बोतल पे किसी चीज़ में देखते होंगे कि 500 ml पानी की बोतल या 700 ml पानी की बोतल या 700 ml, इसमें कोई चीज़ है। यहाँ पे लिखा है एसआई इकाई द्रव्यमान की, तो किलोग्राम होगी, ये किसकी मानक इकाई है। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका 1 मीटर क्यूब, इसको क्या बोलेंगे, घन मीटर बोलेंगे। तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होगा, बड़े आयतन के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर लिखा हुआ है पदार्थ क्या है, तो द्रव्य का शुद्ध रूप होते हैं। उदाहरण क्या है, तो जल, शर्करा, नमक, लोहा, ऑक्सीजन। क्या वायु द्रव्य है, तो हाँ, वायु स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है, इसीलिए वायु क्या है, द्रव्य है। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ धातुएं लिखी हुई हैं
जो कि द्युतिमय है, और दूसरी तरफ अधातु लिखी है जो द्युतिहीन है। सोना की बात करें तो ये क्या है, द्युतिमय है। लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, पीतल, कांस और स्टील, ये सभी धातुएं हैं और क्या है, द्युतिमय है। अधातु की बात करें तो कागज, लकड़ी, रबर, जूट, कपड़ा और चौक, ये सभी क्या है, अधातुएं हैं और ये कैसी होती है, द्युतिहीन होती है। हमने आपको बताया था द्युतिमय मतलब जिनकी जो परत होती है वो चमकदार होती है, और द्युतिहीन मतलब जिसकी परत जो है वो चमकदार नहीं होती है। फिर देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, तो हर चमकती वस्तु धातु नहीं होती, जैसे कि पॉलिश, प्लास्टिक, मोम की परत से भी चमक आ सकती है। फिर देखिए कुछ धातुएं हवा और नमी के कारण चमक खो देती हैं, या ये फीकी हो जाएंगी या कैसी हो जाएंगी, द्युतिहीन दिखती हैं। फिर देखिए लिखा है कि धातुओं की ताजी कटी सतह पर ही चमक दिखती है। एल्युमिनियम की पन्नी चमकदार होती है, धातु के अंतर्गत आएगी। रबर जो होती है वो चमकहीन होगी, उसमें कोई चमक नहीं होगी और ये अधातु के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता मिट्टी के बर्तन। लिखा है कि सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व गंगा के मैदान यानी कि लोहरादेव प्लस बलूचिस्तान जो कि मेहनगढ़ जिले में मिले। हड़प्पा सभ्यता कब मानी जाती है, तो 2600 से 1900 BC में। चमकदार लाल सतह होती है प्लस काले रंग के ज्यामितीय डिजाइन के इसमें क्या मिले, बर्तन मिले। टेराकोटा में पकी हुई मिट्टी, चौक घुमाकर बनाना जैसे कि रंगाई, स्लिप लेप और भट्टी में पकाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई। उपयोग क्या हुआ, तो भोजन पकाने में, अनाज, तेल, घी का भंडारण में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित। नीचे लिखा हुआ है कि मूसा या क्रूसिबल बनाने में मिट्टी और लोहा जो होता है वो प्रयुक्त होता है। नीचे है कि आयुर्वेद में पदार्थ के 20 गुण होते हैं। गुण की बात करें तो विपरीत जुड़ा क्या होगा, गुरु का लघु होगा यानी भारी का हल्का, मंद का तीज यानी धीमा का तेज होगा, हिम का उष्ण, हिम माने होता है ठंडा, उष्ण माने होता है गर्म। स्निग्ध का होगा, स्निग्ध का रुक्ष होगा, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना और रुक्ष मतलब होता है सूखा। सुलक्षण का होगा खर यानी कि मुलायम का खुरदरा, सांद्र का द्रव्य, ठोस का तरल, मृदु का कठिन यानी मृद माने मुलायम और कठिन का क्या होगा, कठोर। फिर स्थिर का चल, स्थिर माने जो गतिहीन है जिसमें कोई गति नहीं है, और चल मतलब जो क्या है, अस्थिर है जिसमें गति है, जो गतिशील है। उसके बाद सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म माने होता है छोटा, स्थूल माने बड़ा। नेक्स्ट है विशद का पिश्चिल, विशद का मतलब होता है गैर चिपचिपा और पिश्चिल का मतलब होता है चिपचिपा। तो ये थे इसके गुण जिसमें विपरीत जुड़ा था और दूसरी तरफ इसे क्या थे, अर्थ लिखे हुए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि विज्ञान में पदार्थ की सटीक परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन ये है कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका आयतन होता है पदार्थ कहलाती है। फिर है प्रत्येक वह वस्तु इसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। प्रकाश और ऊष्मा पदार्थ के उदाहरण हैं क्योंकि हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा सही है, केवल 1 और 2 सही है कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहेंगे, और प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी उत्तर आपका ए सही है, जिसमें केवल 1 और 2 आंसर जो है, कथन जो है वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अभिकथन क्या है कि लोहे, तांबे और एल्युमिनियम जैसी धातुओं के पुराने टुकड़े अपनी प्राकृतिक चमक खो देते हैं और द्युतिहीन दिखाई देते हैं। तो इसकी कारण क्या है कि इन धातुओं की सतह पर वायु और नमी की अभिक्रिया होती है जिसके कारण उनकी चमक मलिन हो जाती है। ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है कि ये क्या किसकी सतह पर होती है कि वायु और नमी की इसमें क्या हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है। तो उस वजह से इनकी सतह क्या हो जाती है, हल्की धूमिल हो जाती है और इनकी चमक जो है वो उतनी चमकदार, उनमें जो चमक होती है वो नहीं पाई जाती, हल्की सी मलिन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर देखिए द्रवों की जल में घुलनशीलता के आधार पर निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। पहला क्या है, सिरका जल में पूर्णतः मिश्रीय है, सरसों का तेल जल में अमिश्रीय है, नींबू का रस जल में अमिश्रीय है। तो इसमें सही क्या है,
तो सिरका जल में पूर्णतः मिश्रीय है, बिल्कुल सही है। और सरसों का तेल जो होता है वो जल में क्या होता है, अमिश्रीय होता है। अगर आप सरसों के तेल को जल में उसकी बूंदों को डालेंगे सरसों के तेल की, तो ये इस तरीके से ऊपर ऊपर सतह पे क्या हो जाती है, चिपक जाती हैं। नींबू का रस जल में अमिश्रित, अमिश्रण का मतलब होता है कि जल में ये नहीं घुलता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा ही इसमें आपका सही है। तो केवल एक और दो किसमें है, ऑप्शन बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जिन पदार्थों के आर पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है वो पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच, बिल्कुल सही है। जिन पदार्थों के आर पर देखा तो जा सकता है परंतु बिल्कुल स्पष्ट नहीं, वो पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, बिल्कुल सही है। फिर लिखा गत्ते का डिब्बा और धातु का पात्र अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है, ये भी आपको क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके तीनों ही ये ऑप्शन जो कथन दिए हैं वो सही हैं। तीनों किसमें, ऑप्शन सी में है, 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है, सही है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है पदार्थों की कठोरता के भौतिक गुण के संबंध में कौन सा कथन विज्ञान सम्मत है। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं, बिल्कुल गलत है। जिनको आप खरोच सकते हैं वो कठोर कैसे हो सकते हैं, वो तो नरम होंगे। फिर लिखा स्पंज और रुई कठोर पदार्थ के उदाहरण है, ये बिल्कुल गलत है। कठोर का मतलब होता है जिनको हम दबा नहीं सकते हैं, स्पंज और रुई को आप दबा सकते हैं। फिर लिखा वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, ये आपका सही है। तो इसमें सही कौन सा है, इसमें सही जो है वो आपको कौन सा है, केवल सी है। जिसको आप दबा नहीं सकते हैं, जिनको संपीड़ित करना कठिन होता है उनको क्या बोलते हैं, कठोर पदार्थ बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही है। फिर लिखा है कथन है कि जल में कुछ गैसें घुलनशील होती हैं जबकि कुछ गैसें अघुलनशील होती हैं। कारण है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों के जीवित रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या है, दोनों ही जो कथन है वो सही है। और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जल में कुछ गैसें घुलनशील हैं जबकि कुछ अघुलनशील। तो ये जो आपका अभिकथन है वो गैसों के घुलनशील के बारे में बता रहा है कि कौन सी कि कुछ गैसें होती है वो घुलनशील होती है, कुछ कैसी होती है, अघुलनशील होती हैं। लेकिन जो कथन है वो जो कारण है आर वो ये बता रहा है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस के बारे में, कि ये जल में रहने वाले जीवों और पादपों के लिए क्या होती जरूरी होती है। तो कथन तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, लिखा है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिखा है किसी वस्तु के जल में तैरने या डूबने की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन सही है। पहला है तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां जल पर तैरती हैं, सही है। चाबियां लोहे की कील जल में डालने पर तल पर बैठ जाती है, डूब जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर लिखा है शहद की कुछ बूंदें जल में डालते ही सतह पर तैरने लगती हैं। तो इसमें सही जो है वो कौन सा है, इसमें आपका पहला और दूसरा जो है वही सही है। तो इसमें एक और दो किस में आएगा, एक और दो ऑप्शन ए में आ रहा है, यही आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं और उन्हें बनाने वाले पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। एक ही पदार्थ का उपयोग करके अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे कि लकड़ी से कुर्सी, मेज, बैलगाड़ी, बिल्कुल सही है। एक अकेली वस्तु केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से बनी हो सकती है, गलत। कोई एक वस्तु को बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थों का संयोजन किया जा सकता है। तो इसमें सही कौन सा है, इसमें से आपका ए भी सही है ऑप्शन, और आपका सी ऑप्शन भी सही है, हमने बताया था। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि एक अकेली वस्तु केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से बनाई जा सकती है। एक वस्तु में एक से अधिक पदार्थों का प्रयोग भी किया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन आपका केवल ए और सी सही है। तो इसमें आपका राइट कौन सा होगा, डी सही होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसके सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान में पदार्थों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या है कि केवल वस्तुओं को देखने में सुंदर बनाने के लिए, फिर है अपनी सुविधा के लिए ताकि वस्तुओं को आसानी से खोजा जा सके, पदार्थों के गुणों का अध्ययन करने और उन गुणों में किन्हीं पैटर्नों का अवलोकन करने के लिए।
तो इसके मुख्य उद्देश्य एक से अधिक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में एक से अधिक इसके राइट आंसर हो सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन बी है कि अपनी सुविधा के लिए, ताकि वस्तुओं को आसानी से खोजा जा सके। और आपका सी ऑप्शन भी सही है कि पदार्थों के गुणों का अध्ययन करने और उन गुणों में किन्हीं पैटर्नों का अवलोकन करने के लिए। तो ऑप्शन आपके बी और सी दोनों ही सही है, लेकिन ए आपका गलत है, केवल वस्तुओं को देखने में सुंदर बनाने के लिए। तो ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका डी सही है कि उपयुक्त में एक से अधिक इसके आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी विलेयता के आधार पर जांचें। चीनी जो है पूर्णतः लुप्त हो जाती है, विलय है, बिल्कुल सही है। चॉक पाउडर पूर्णतः लुप्त हो जाता है, विलय है, गलत है। ये क्या होता है, सतह पर बैठ जाता है। बालू जो है वो लुप्त नहीं होती, अविलय है, ये भी सही है। तो इसमें सही कौन सा है, पहला और तीसरा सही है। और गलत आपका कौन सा हो जाएगा, तो चॉक पाउडर यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आंसर में ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो गलत आपका कौन सा है, ऑप्शन बी, केवल दूसरा आपका गलत है, जबकि पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि चॉक पाउडर है वो जल में अविलय होता है, ये जड़ में पूर्णतः लुप्त नहीं होता, तली में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये थी हमारी आज की पीडीएफ, जिसमें हम लोगों ने पदार्थों के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान